पूछने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पिछले सदन में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था, जिसका समुचित जवाब नहीं मिला था। मैं उसी बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सेवकों की नियुक्ति वर्ष 2007 में संविदा कर्मी के रूप में हुई थी, लेकिन आज इतना समय बीत जाने के बाद भी उनको मात्र 7,788 रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय मिल रहा है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है और ये हमारे समाज का बहुत कमजोर वर्ग है जो बामुश्किल अपना जीवन यापन करता है। महोदय, मध्य प्रदेश में इनका मानदेय लगभग 18,000 रुपये दिया गया। राजस्थान में 9 वर्ष पूर्ण होने पर 18,500 और 18 वर्ष पूर्ण होने पर 32,000 तक दिया जाता है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी इनकी वेतन वृद्धि हुई है, लेकिन हमारे यहाँ तमाम कोशिशों के बाद भी रोजगार सेवकों ने तमाम कोशिशें की, इसके बाद भी इनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई। महोदय, यही नहीं, जब कोविड का समय था, उस कोविड के दौरान भी हमारे रोजगार सेवकों ने तमाम ने जान गंवाई, सेवा की, और इसके बाद भी जो मृतक परिवार है, किसी भी परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। महोदय, 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। डिफेंस एक्सपो मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इनका वेतन वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बावजूद आज तक 1 रुपया भी रोजगार सेवकों का नहीं बढ़ाया गया। महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की भांति ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय महंगाई के अनुसार बढ़ाकर 25,000 रुपये करेगी अथवा नहीं? महोदय, क्या कोविड के समय जो रोजगार सेवक दिवंगत हुए थे या जो ड्यूटी टाइम हो रहे हैं, उनके परिवारों को सरकार मदद करेगी या नहीं करेगी? और लास्ट प्रश्न, जो 4 अक्टूबर 21 को माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में है, महोदय, आपने जो घोषणा की थी, उस घोषणा का अनुपालन होगा या नहीं होगा? माननीय मंत्री जी। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ, इन्होंने पहले संख्या पूछी है कि प्रदेश में रोजगार सेवकों की कुल कितनी संख्या है, तो संख्या कुल 34,368 रोजगार सेवक हैं तथा इनको सरकार द्वारा 10,000 प्रति महीना EPF के सहित मानदेय दिया जाता है। इन्होंने दूसरा पूछा कि सुविधाओं को बढ़ाए जाने पर क्या सरकार विचार करेगी? ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का भुगतान मनरेगा योजना के अंतर्गत सुसृजित प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जाता है। योजना के अंतर्गत 6% प्रशासनिक मद का प्राविधान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और 3.5% प्रशासनिक मद ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूँगी कि यह मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार होता है तो यह भारत सरकार के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। और रोजगार सेवकों को हमारे सरकार द्वारा जुलाई 2020 से EPF भी दिया जाना शुरू किया गया है। हमारी सरकार ने दिसंबर 2021 से महिला रोजगार सेवकों को जहां उनकी शादी हो गई हो वहीं पे समायोजित करने का भी प्राविधान बनाया गया है। यानी कि हर प्रकार से हमारे रोजगार सेवकों की सुविधाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आगे जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी उस पर हम आगे काम करेंगे। हम लगातार आप सबकी बात को भारत सरकार के पास लिख के भेजते रहते हैं। धन्यवाद। नथी खा प्रश्न का एक शेरमान खान। प्रदेश में रहने वाले लाखों आश्रयहीन बेघर लोगों को आवास प्रदान करने से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आंकड़ों के अनुसार प्रदेश 35 लाख से भी अधिक परिवार आश्रयहीन हैं जिन्हें आवास की आवश्यकता है और सरकार द्वारा अब तक बहुत कम परिवारों को आवास प्रदान किए गए हैं, जिससे अभी भी लाखों परिवार आवास सुविधा से वंचित हैं। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2015 से 2025 तक PMAY के तहत कुल 20 लाख
आवासों की तकरीबन मांग थी, लेकिन अब तक केवल लगभग 1 लाख आवास ही बनाए गए हैं, यानी 5% ही गरीबों को आशियाना मिल सका है। बाकी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये प्रश्न ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के क्या पूरे देश के कोने कोने में वो माताएं बहनें और वो गरीब शोषित दलित वंचित जो कभी सोचा करते थे कि उनके सर पे पक्के छत का मकान होगा, तो ये योजना से हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, दोनों ने ही उन लोगों के सपने को साकार किया है। आज जो इसका डेटा है, विगत 3 वर्षों में कितने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दिए गए। वर्ष 2022 से 2025 तक प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो कुल 10,44,876 आवास पात्र लाभार्थियों को दिए गए हैं और 2022 से 23 में कुल 2023 से 24 में कुल 1,43,624 आवास दिए गए हैं और 2024 से 25 में कुल 44,162 आवास दिए गए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो कल्याण किया है कि जो इनसे भी वंचित रह जाता है, जो भारत सरकार के मानक है उससे भी जो वंचित रह जाता है, उन सभी जातियों को, उन सभी लोगों को इसमें शामिल करने का काम किया। विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को भी इसमें शामिल करने का काम किया, जिससे जो है हम उन लोगों को भी दे सके जो वो मानक में नहीं आते हैं। 2022 और 23 मुख्यमंत्री आवास कुल 2,62,594 आवास पात्र लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। 2022-23 में 52,470 आवास, 2023-24 में सुन लीजिए आपको चाहिए था हिसाब, सुन लीजिए। 2023-24 में 94,493 आवास और 2024-25 में 1,15,631 आवास मुख्यमंत्री आवास। सरकार का काम सर्वे का, केंद्र सरकार ने जो अभी सर्वे कराई है वो सर्वे का काम पूरा हो गया है, उस पर चेकर लगा करके चेक हो रहा है। और जो इसमें लिखा है कि असहाय, निर्बल, दुर्बल लोग, तो ये जो योजना है और उसकी जो निर्धारित मानक है कि जो मिट्टी के घरों में, कच्चे घरों में रहते हैं उनको ही दिया जाता है। कच्चे घरों में कौन रहता है? कच्चे घरों में असहाय और निर्बल लोग ही रहते हैं, दुर्बल लोग ही रहते हैं और उनको ही ये योजना देने के लिए बनाई गई है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि 18,25,000 सेल्फ सर्वे हुआ है। सेल्फ सर्वे मतलब लोगों ने सेल्फी ले करके और सर्वे ऑनलाइन भरा है अपने मोबाइल से कि हमको ये आवास मिलना चाहिए। और दूसरा असिस्टेंट सर्वे हुआ है 39,48,000 जो विभाग द्वारा घर घर पे जा करके चेक किया जा रहा है एक लोगों को। मृत्यु हो रहे हैं और सरकार या माननीय मंत्री जी सदन में दावा करते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों के नामांकन में 10 से 20% की वृद्धि हो रही है। ये जो रटा रटाया जवाब सरकार का चल रहा है, ये वास्तविक जवाब सही जवाब है या जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत वो दूसरी है? मैं कहना चाहूँगा सर कि आज जो हमारे युवा भाई बहन हैं नई भर्तियों के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। बेसिक के स्कूल जर्जर अवस्था में है और उनकी स्थिति खस्ता हाल है। इन जगहों पर नए भवन बनाकर विद्यालय संचालन की जगह स्कूल और मर्ज अथवा बंद करने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। निःशुल्क शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। जब हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, तो एक बच्चे के लिए भी अगर एक स्कूल खोलना पड़े तो सरकार को एक बच्चे के लिए भी स्कूल की व्यवस्था करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से कहना है सर कि जिस तरह देश और प्रदेश में IAS, IPS, PCS की वैकेंसी हर साल भरी जा सकती है, तो चूँकि शिक्षा भी महत्वपूर्ण तत्व है समाज के लिए, इसी प्रकार शिक्षकों की भी भर्ती प्रतिवर्ष होनी चाहिए। आपके माध्यम से सर मेरा पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से कि क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में BTC, टेट, सीटेट उत्तीर्ण बेरोजगार हमारे जो भाई बहन हैं, क्या बेसिक शिक्षा विभाग में के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती लाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और विगत कई वर्षों से जो 69,000 भर्ती एवं जूनियर एडेड भर्ती की जो प्रक्रिया अपूर्ण है उसको पूर्ण करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो दूसरा अनुपूरक मानव आपके माध्यम से
कि क्या सरकार जिन विद्यालयों को मर्ज और बंद कर रही है, ऐसे विद्यालयों को मर्ज और बंद करने की स्थिति में या न करके उन विद्यालयों को प्राइवेट स्कूलों की भांति आधुनिकीकरण करके उन पर क्या क्लासेस शुरू करने का काम करेंगी। और आखिरी मानवर आपके माध्यम से है कि सर जो समान अनुपात शिक्षक और छात्रों को जो अनुपात होता है उसमें ये दूसरा ही है ना, आखिरी जो है सर, ये दूसरा आखिरी कि चौथा आखिरी? तीसरा कि सर जो अनुपात समानुपात की बात होती है शिक्षकों और बच्चों की, उसमें सर शिक्षा मित्र और अनुदेशक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो तीसरा अनुपूरक है कि क्या शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और जो गांव में रसोइयां जो बहुत गरीब रहती हैं उनको मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? ये इस प्रश्न का विषय नहीं है। हाँ, श्री प्रभु नारायण जी। सवाल पूछने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, ये प्रश्न करोड़ों बच्चों के भविष्य एवं बेरोजगारों से जुड़ा है। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं करता बल्कि माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने शिक्षा से जुड़े हुए, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। शिक्षकों की और छात्रों की संख्या को लेकर के माननीय सदस्य ने जानकारी करना चाहिए। वर्तमान में जिस तरह से मैंने अपने उत्तर में भी स्पष्ट किया है, जो सदन में रखा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में 1,04,93,389 बच्चे एनरोल्ड हैं और उनके सापेक्ष 3,38,590 अध्यापक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ मैंने उत्तर में ये लिखा कि 1,43,450 शिक्षा मित्र भी इन्हीं विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। और जो मानक बनाया गया है उच्च प्राथमिक और प्राथमिक का 30 बच्चों पे एक शिक्षक होने का और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होने का, उच्च प्राथमिक में 14,803 बच्चे हमारे नामांकित हैं और 1,20,860 अध्यापक कार्यरत हैं और 25,223 अनुदेशक भी कार्यरत हैं जिनके द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। अगर हम इस अनुपात को देखेंगे, जो रेशियो बनाया हुआ है, ये वर्तमान में जो 30 और 1 और 35:1 का है, ये हमारी इस छात्र संख्या के हिसाब से अभी पूरा है। लेकिन हम इसको और बेहतर बनाने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब ये मर्जर की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, इसके साथ जो भी जितने भी विद्यालय, अगर हमारे अधिकतम 50 बच्चों का अगर विद्यालय है तो 50 बच्चों के विद्यालय पे हम 3 शिक्षक यानी 2 शिक्षक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति करेंगे। इस मानक को पूरे करने के लिए, हम शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए, हम शिक्षकों की उपलब्धता को और बेहतर बनाने की ओर हम सब लोग आगे कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी हमारी छात्र संख्या होगी और हर विद्यालय पे 50 बच्चों पे 2 शिक्षक, सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र का जो भी रेशियो में गैप होगा, उस गैप को हम सब लोग पूरा करेंगे। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि मर्जर को लेकर के विद्यालयों को सरकार बंद कर रही है। सरकार ने एक भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। कोई भी विद्यालय जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय है, उसको सब बंद नहीं किया जाएगा और विद्यालय को जो यूडाइस कोड भी दिया जाता है, वो यूडाइस कोड भी यथावत रहेगा और वो विद्यालय सुचारू रूप से जिस तरह से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहा था, उसी तरह से चलता रहेगा। इस प्रक्रिया में बदलाव ये किया गया है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि कक्षा 1 में जो बच्चों के नामांकन की आयु है, उसको 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा का जो अधिकार है, उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा हर एक बच्चे को अनिवार्य मिलनी चाहिए। उसका हम सब लोग पालन कर रहे हैं। उसको हम सब लोग कम कर नहीं सकते हैं कि 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की कक्षा 1 में नामांकन हो जाए। वो देश भर में लागू कर दिया गया है। लेकिन बच्चा 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक आंगनवाड़ी के केंद्रों में, जो हमारी कोलोकेटेड आंगनवाड़ीज हैं, वहां पर जाकर के अपने पठन पाठन का कार्य को करते थे और जो भी उनकी पोषण की व्यवस्था ICDS डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई थी, वो सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। इसमें बदलाव ये किया गया है, जितने भी हमारे भवन मर्जर के बाद में जो 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर थे, 50 बच्चों से कम की संख्या थी,
केवल 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर अगर 2 या 3 विद्यालय संचालित हैं और 50 बच्चे से कम है उन विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय बना दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा अधिक संसाधनों वाला विद्यालय को चलाया जाए और 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर जिसमें किसी भी बच्चे को पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा। और बाकी के जो विद्यालय रिक्त होंगे, खाली होंगे, जो मर्ज करने के बाद में उन विद्यालयों में आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके हमारा बेसिक शिक्षा विभाग प्री प्राइमरी यानी प्ले स्कूल की, यानी कि नर्सरी, केजी और ये सारी जो क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस को इस वर्ष से अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी चिंता जताई थी, क्योंकि कक्षा 6 में तो वो 6 वर्ष की आयु में ही कक्षा 1 में नामांकन हो सकता है, लेकिन 3 से 4 वर्ष के लिए, 4 से 5 वर्ष की आयु और 5 से 6 वर्ष की आयु के लिए हमने अलग से प्री प्राइमरी की ये प्ले स्कूल्स प्रारंभ कर दिए हैं और हमारे लगभग 3,500 से अधिक विद्यालय आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया इन प्ले स्कूल ने। प्राथमिक जो हमारे विद्यालय जितने भी रिक्त हुए थे और इनके अंदर के लिए इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए हमने अलग से ईसीसीई एजुकेटर्स भी नियुक्त किए हैं, जो संविदा पे लगातार नियुक्त किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक लगभग हमारे ये जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनको नियुक्त किया गया है, 19,484 स्पेशल एजुकेटर्स को भी संविदा के माध्यम से नियुक्त कर दिया गया है और लगातार प्रतिवर्ष इनको हम लोग नियुक्त करते जा रहे हैं। और प्री प्राइमरी के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अलग से एक कोर्स और करिकुलम भी तैयार किया है। 3 से 4 वर्ष की आयु के लिए किताबें तैयार की हैं, 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तैयार की हैं किताबें, और 5 से 6 वर्ष की आयु के लिए, जो कि अपने आप में एक नया पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अभी तक बच्चे केवल क्लास 1 में जाकर के सीधे पढ़ाई पढ़ते थे और उससे पहले उनको कोई मूलभूत जानकारी उनके पास नहीं होती थी। अब जब बच्चा कक्षा 1 में जाकर के पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करेगा, उसके पास में जितनी मूलभूत पहले से जानकारियां होनी चाहिए, जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उस प्ले स्कूल के माध्यम से प्री प्राइमरी की क्लासेस में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में व्यवस्था बनाई गई है कि 3 वर्ष की आयु में बच्चे का नामांकन हो जाता है, नर्सरी, केजी, एलकेजी की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इन सभी विद्यालयों में जो रिक्त हुए मर्ज के बाद में इन विद्यालयों में चलाई जाएगी। अवसर दिया, आपको आभार। महोदय, यह प्रश्न उन सिपाहियों के स्थानांतरण मिलने वाले वेतन भत्तों से जुड़ा हुआ है जिनकी कमर में एक बार बेल्ट बंध जाती है तो अब बेल्ट कब खुलेगी, कब विश्राम करेंगे, कब सोएंगे, कब भोजन मिलेगा, इसका कुछ भी अता पता नहीं होता। महोदय, उनके माता पिता के बारे में सरकार ने कभी चिंता नहीं करी। बहुत बार हम सब लोगों के साथ भी आपकी अनुज्ञा से आरक्षी मिले हुए हैं और उनके बूढ़े माँ बाप जिन्होंने पढ़ा लिखा करके उनको सिपाही बनाने में अपना योगदान दिया, अपनी खुशियों की भी तिलांजलि दी। उन्होंने सोचा था कि नौकरी करने के बाद मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन आज के हालात ये हैं कि बूढ़े माँ बाप जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, सरकार ने उनके बेटों का स्थानांतरण, सहारनपुर का सिपाही बलिया में पोस्ट है, इस तरीके से 600-700 किलोमीटर के दूर, ऐसा लगता है कि नौकरी नहीं, वो तड़ीपार कर दिए गए हैं। माननीय, इसलिए मैंने यह प्रश्न लगाया। 2019 माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि 2019 बैच के सिपाही 500 किलोमीटर से कम उनकी पोस्टिंग नहीं है, दूर दूर पड़े हुए हैं, लिहाजा उनके परिवार को प्रताड़ना मिलती है। महोदय, इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया कि जो हमारा शासनादेश है स्थानांतरण का, कि सीमावर्ती जनपद के बाद उनकी पोस्टिंग करा दी जाए। 2020 का 2021-22 के सिपाहियों की पोस्टिंग तो आसपास हो गई, लेकिन 2019 के सिपाही 500 से 600 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। माननीय, इससे जो उनके परिवार का जो इमोशनल लॉस होता है, जो उस सिपाही का इमोशनल लॉस होता है, इसकी भरपाई कभी भी किसी भी दशा में नहीं की जा सकती। लिहाजा परिणाम देखिए, अभी हमने समाचार पत्र पढ़ा था कि कानपुर में कई सौ सिपाही लापता है। अनेकों जनपदों में इस तरह की सूचनाएं आती हैं कि सिपाही लापता है। माननीय, इनकी सैलरी के बारे में भी आसपास के जो स्टेट है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र, स्थानांतरण नीति के बारे में पूछे ना, जी जी, इनका प्रारंभिक जो उत्तर प्रदेश के सिपाही हैं, इनका प्रारंभिक वेतन 21,700 है और हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली के सिपाहियों का प्रारंभिक वेतन 35,000 से 50,000 है। माननीय, इनको मिलने वाले भत्तों में सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब इसमें है राशन भत्ता, जो भोजन पौष्टिक आहार का भत्ता 1875 रुपए
माननीय पुलिस लाइन से लेकर के कहीं पर भी जो कैंटीन पुलिस विभाग की चल रही होगी उसमें जो खर्च लिया जा रहा होगा, अगर उसको भी देखेंगे तो एक सिपाही का एक महीने का कम से कम 3,000 रुपए जरूर उनके खाने में खर्च दिखाया जाता होगा। लेकिन उन सिपाहियों का मिलने वाला भत्ता 1875 रुपए माननीय बहुत कम है। वहीं पर वर्दी का भत्ता 3,000 रुपए और साइकिल भत्ता माननीय कोई सिपाही आप सबको क्या दिखा क्या आपने चलते हुए माननीय ये इसी भत्ते से जुड़ा हुआ है। मैं विषयांतर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। माननीय आपने कहा था 3 वर्ष पहले कहा था कि हम सिपाहियों को 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता देने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक उसका शासनादेश प्रतीक्षारत है। वर्दी धुलाई का भत्ता 188 रुपए। उत्तर प्रदेश के सिपाहियों को कोई जोखिम भत्ता नहीं दिया जाता। HRA 1200 रुपए और यही आसपास के स्टेट में देखेंगे तो HRA 24% दिया जाता है। मान्यवर इनको छुट्टी के नाम पर शून्य है। कम से कम महीने में 2 दिन का अवकाश मिल जाएगा तो इनका जो मानसिक उत्पीड़न होता है वह नहीं होगा, इनकी कार्यदक्षता बनी रहेगी। मानो इसीलिए मैंने और खास तौर से एक महिला सिपाहियों की जो समस्या बैरकों में है, इनको आवासीय सुविधाएं नहीं है, इनका परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे होंगे, उनको तरह तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उनको कम से कम आवासीय सुविधाएं बढ़ा दी जाए। माननीय मैं अनुपूरक प्रश्न से पढ़ जा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सिपाहियों पर कृपा हो जाएगी। माननीय मेरी सरकार से यह मांग है कि जो सैलरी उत्तर प्रदेश के सिपाहियों का प्राथमिक वेतन 21,700 है, अन्य स्टेट की अपेक्षा बहुत कम है, इसको बढ़ा करके 4200 पे ग्रेड पर कर दिया जाए। राशन भत्ता जो 1875 रुपए है, इसको कम से कम 3,000 रुपए कर दिया जाए और वर्दी भत्ता 3,000 से बढ़ा करके 6,000 कर दिया जाए और साइकिल का भत्ता 200 से बढ़ा करके मोटरसाइकिल का भत्ता 1,000 रुपए कर दिया जाए और जोखिम भत्ता जो उत्तर प्रदेश में नहीं है उसको भी घोषणा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करा दे तो हो जाए। HRA इनका कम से कम 25% निर्धारित कर दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ। चलिए, उन्होंने मांग के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा, अगला प्रश्न लेते हैं। कोई पूछा नहीं, पूछा ही नहीं है। जवाब दीजिए। माननीय मंत्री जवाब देना चाहते तो दीजिए। इन लोगों ने माने बैठिए जवाब माननीय मंत्री जवाब देना चाहते हैं। कई संस्थाओं को तो बर्बाद किया मानवर, कई संस्थाओं को बर्बाद किया। आज आप तो जिस क्षेत्र से आते हैं मानवर, कानपुर, कभी को मैनचेस्टर कहलाया जाता था मानवर। चाहे वो मजबूरी हो और हमारी मांगे पूरी हो, इसी बात के लिए बर्बाद किया मानवर इन्होंने, इसी आधार पर बर्बाद। अब जो फोर्स को भी बर्बाद करने पर तुले, बर्बाद करने तुले। जितना इस सरकार ने पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों को खासतौर से नौकरी, उनका टाइमली प्रमोशन देने का काम किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया मानवर। और जितनी सुविधाएं पुलिस सिपाहियों के लिए, हेड कांस्टेबलों के लिए, आप 2,19,000 से ज्यादा तो नियुक्तियां दी है मानवर। 2,19,000 से ज्यादा नियुक्ति और उसमें बाकायदा 20% महिलाओं का रिजर्वेशन दिया। उसके साथ साथ उनको टाइमली प्रमोशन देते हैं मानवर और उनको आवास की सुविधा दे रहे बराबर। हर पुलिस लाइन में बैरक बनवा रहे हैं मानवर। और ये केवल इसी बात के ऊपर, पता नहीं किसने इनको राय दे दी। एक वो आए थे, उन्होंने कहा, वो पता नहीं इंग्लैंड से आए कहां से आए, उन्होंने कहा कि पानी एक बूंद मिल नहीं रहा, बताइए। अब वो ये आदमी कोई हिंदुस्तान का आदमी कह सकता है, ये प्रदेश का आदमी कह सकता है पानी नहीं मिल रहा। ये सवाल जो है। और दूसरे ये इनको मालूम नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। जो सर्विस कंडीशंस हैं उसमें सुधार, वो लोग टाइमली प्रमोशन चाहते हैं, टाइमली उनको प्रमोशन मिला। उनको रहने के लिए अभी तक बैरकें नहीं थी, वो बैरकें बनवाई गई और हर तरह से उनको रोजगार से लेकर और उनको सुविधायुक्त वातावरण मानवर दिया गया। और इनको जो है ये पता नहीं किसने इनको सलाह दे दी कि तुम ये ले आओ जाओ मानवर। हर तरह से ये सरकार पूरी तरीके से सचेत है और फोर्स के लोगों को मेरा आपके माध्यम से कहना भी है मानवर, पूरे सदन से कि फोर्स के लोगों को कम से कम बर्बाद करने से छोड़ दे मानवर। केवल एक उत्तर माननीय दिला दें कि क्या इनके वेतन भत्तों पर वृद्धि करने पर विचार करेंगे, आवासीय सुविधाएं देंगे कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, आवासीय सुविधा तो बता देना, आवासीय सुविधा सबको दे रहे हैं। वेतन और भत्ते बढ़ाएंगे। इंजीनियर सचिन यादव। और जो आपने पूछा कि इनको किसने सलाह दी, ये स्वयं इतने योग्य हैं कि ऐसी बातें सोचते हैं।